हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन एक्चुअली क्या है? फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, देन इट्स मोशन, ये जो इसका मोशन है ना, दैट इज क्या? ऑब्स्ट्रक्टेड, या इसकी स्पीड है। कोई ऑब्जेक्ट यदि मान लो सरफेस पर मूव कर रहा है अनदर सरफेस पर, सो देयर इज ए रिटार्डिंग फोर्स। एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है, रिटार्डिंग, जो कि मोशन का अपोज करता है। रिटार्डिंग फोर्स यानी अगर उसकी स्पीड है, सर्टेन स्पीड में जा रही है, तो उसकी स्पीड को डिक्रीज करता है ना। सो whenever one object moves, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, या मूव करने की कोशिश कर रहा है, when one object actually moves or tends to move on the surface of another object, then there is a retarding force acting between these two surfaces. यदि मोशन में है, या अटेम्प्टेड मोशन में आने की कोशिश कर रहा है, वन ऑब्जेक्ट केप्ट ऑन अनदर, कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, वो दूसरे सॉलिड सरफेस पर यदि मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, एक्चुअली मूव करता है और टेंड्स टू मूव, देन अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज फ्रिक्शन? एक्चुअली फ्रिक्शन इज द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, और ये जो लगता है रिटार्डिंग फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। जो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं उसके पैरेलल लगता है। मानो कि ये कोई बॉडी है और ये एक सरफेस है, ठीक है, दिस वन इज द सरफेस। इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास मान लिया हमने m, तो अब इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? m है ये इसका मास, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा फोर्स, दैट इज m मल्टीप्लाइड विद g, mg, ये इसका वेट है। और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको अपन r से रिप्रेजेंट करें, नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक है, अब इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है एक्चुअली इसके पैरेलल लगता है, इस केस में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो होगा। कब जीरो होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है ना। कोई ऑब्जेक्ट मान लिया कि ब्लॉक है, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है, सॉलिड ब्लॉक, और इसका मास है m, तो डाउनवर्ड कितना लग रहा है? फोर्स। ये ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है सरफेस पर डाउनवर्ड, ये mg होगा, वेट के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, एक्चुअली अब सरफेस उस ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन r। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, और बॉडी अगर रेस्ट में है तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फोर्स भी अप्लाई नहीं किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और कोई अनदर अपन एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ऐसा कोई सरफेस है, लाइक दैट। ठीक है, अब इस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास अपन ने मान लिया m है, ठीक है, दिस वन। तो इस पर वेट किधर लगेगा? वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट वेट इज mg इज द वेट। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक दैट। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इसको r बोला था अपन ने, r। ठीक, अब यदि फोर्स इस पर अप्लाई किया जा रहा है, मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और ये फोर्स कितना है? माने 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देन अगर ऑब्जेक्ट फिर से रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट मान लो अभी भी रेस्ट में है, जो फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो पैरेलल टू द सरफेस लग रहा है Fs,
ये बराबर है अगेन 1 न्यूटन के। अगेन मतलब जो फोर्स अपन ने लगाया टुवर्ड्स राइट, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया दिस डायरेक्शन में मूव करने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है 1 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स एंड पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट अगेन रेस्ट में है, एट रेस्ट। नाउ अनदर सिचुएशन लेते हैं। मान लो कि ये कोई सरफेस है और इस पर यही सेम ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, इसका भी मास मान लिया m। अगेन इस डायरेक्शन में वेट कितना होगा, m इंटू g, ये हो गया। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया r, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और इस डायरेक्शन में अब फोर्स बढ़ा दिया अपन ने, अब कितना फोर्स लगा रहे हैं, मान लो 3 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, बट ऑब्जेक्ट अगेन रेस्ट में है, यदि इसका मतलब है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दैट इज Fs, इसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ये अगेन है 3 न्यूटन का। तभी तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में। फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द रिटार्डिंग फोर्स when one object moves, actually moves or tends to move on the surface of another object, then a retarding force acts, opposing force act करता है उसके बीच, and that force is called friction, frictional force or simply friction। ठीक है, अब मान लिया कि यहाँ पर ने ये जो फ्रिक्शन है एक्चुअली ये 2 तरह का होता है। फ्रिक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। एक को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है सो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड अनदर वन व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो जो फोर्स लगता है फ्रिक्शनल अपोजिंग फोर्स, उसको बोलते हैं काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। काइनेटिक रिफर्स टू मोशन। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट केस में, यहाँ देखा फर्स्ट सिचुएशन में कि यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, अप्लाइड फोर्स। यहाँ फोर्स इज अप्लाइड, कितना 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स राइट, लेकिन अगेन ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी 1 न्यूटन का लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। फिर अपने ये था अपना एग्जाम्पल 2, ये है केस थर्ड केस। इसमें अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया 3 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ गया 3 न्यूटन और ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, बट ऑब्जेक्ट स्टिल रेस्ट में है, सो दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो अनदर सिचुएशन अपन ले लेते हैं, और दिस वन कि ये एक प्लेन सरफेस है और इसके ऊपर वही सेम ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है m। तो अब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट लगता है, तो वेट लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, थोड़ा सा ये फाइन नहीं हुआ है ना, वेट जो है हमेशा किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लिया इसका वेट है इस डायरेक्शन में, दिस इज mg, ये वेट लगेगा और ये वेट है डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि सरफेस लगा रहा है इस ब्लॉक पर, सरफेस लगा रहा है इस ब्लॉक पर। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में अपन ने मांगा कि अब जो फोर्स लगा है दैट फोर्स इज 6 न्यूटन, फोर्स बढ़ा दिया। तो अगेन अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है मान लें कि अब ये मैक्सिमम हो गया, Fs का वैल्यू मैक्सिमम हो गया, और ये बराबर हो गया कितना, Fc के। Fc मतलब क्रिटिकल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, एक्चुअली ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और मान लें इस केस में अब जो बॉडी है अबाउट टू स्लाइड, क्योंकि जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे, अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, पहले केस में क्या था, बॉडी रेस्ट में थी, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। दूसरे केस में अपन ने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन, और फिर
थर्ड केस में 3 न्यूटन लगा है, फ्रिक्शनल फोर्स भी 3 न्यूटन है। फिर इस फोर्थ केस में देखा अपन ने कि अब अपना 6 न्यूटन लगा दिया अप्लाइड फोर्स, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 6 न्यूटन। फ्रिक्शनल फोर्स भी 6 न्यूटन हो गया, बट अब जो बॉडी है वो अबाउट टू स्लाइड है एट द वर्ज ऑफ मोशन, एट द वर्ज ऑफ मोशन, यानी मोशन होने वाला है। अब इससे जैसे ही फोर्स थोड़ा भी बढ़ेगा तो बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, बॉडी जो है वो मूव करने लगेगा। मतलब ये सिचुएशन हो गया। अब यहाँ पर कोई ये ऑब्जेक्ट था जिसका मास है m, और इसका वेट अगेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया लाइक दैट, और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन मान लिया दिस। तो ये है m मल्टीप्लाइड विथ g, दैट इज mg, वेट लग रहा है, एंड दिस वन इज नॉर्मल रिएक्शन। और अब बॉडी यहाँ जब 6 न्यूटन लगाया था तो बॉडी अबाउट टू स्लाइड था। अब मोशन स्लाइड, ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली अब स्लाइड करने लगा, है ना, कंटिन्यूज टू मोशन। जब ये स्लाइड करने लगा बॉडी इज स्लाइडिंग, यूं कह, अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो उस केस में अब अपने को जो अप्लाइड फोर्स है ये 5 न्यूटन ही लगाएंगे तो भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा। बट जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग, बॉडी मूव करने लगे, मोशन में आ गया। तो अब जो फ्रिक्शन का फोर्स लगा है दैट इज कॉल्ड Fk, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, दिस वन इज द केस 5। ये एग्जाम्पल लिया अपन ने फ्रिक्शन को समझने के लिए। एक्चुअली फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसा कि पहला सिचुएशन देखा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फ्रिक्शन जो है डजंट कम्स इनटू प्ले, फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया अपन ने तो ऑब्जेक्ट अब चाहेगा मूव करना, फोर्स अप्लाई किया, मान लो इस एग्जांपल लिया टुवर्ड्स राइट, तो अब फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अब बॉडी रेस्ट में ही है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, अगेन ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इसका मतलब 3 न्यूटन के बराबर है ना। अगेन देखा कि अपन ने फिर बढ़ाया, अब बढ़ा दिया, ये मैक्सिमम हो गया इस सरफेसेस के लिए, यानी 6 न्यूटन जब लगाया। नाउ द बॉडी इज एट द वर्ज ऑफ मोशन, बॉडी जो है अब अबाउट टू स्लाइड है, ये मूव करने वाला ही है, थोड़ा सा भी फोर्स अब ज्यादा लगेगा, मूव करने लगेगा। सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs का मैक्सिमम वैल्यू है, Fs मैक्स, ये कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहलाता है, लिमिटिंग, ये लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे अगर ज्यादा हुआ, अब ये मूव करने लगा तो वंस द ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू मोशन, ऑब्जेक्ट जब मोशन में आ गया तो अब अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा, बॉडी स्लाइड करता रहेगा। तो अब जो लग रहा है फ्रिक्शन तो लग ही रहा है अब भी, बट दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होता है एक्चुअली स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है ना। तो ये सिचुएशन था, यानी हम लोगों ने देखा फर्स्ट एग्जांपल में तो नहीं लगाना है, अप्लाइड फोर्स सेकंड में लगाया 1 न्यूटन, थर्ड में लगाया 3 न्यूटन, फिर लगाया 6 न्यूटन। तो अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसी तरह फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को कहा गया है इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब अप्लाइड फोर्स यदि बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा अप टू अ सर्टेन लिमिट। दैट्स व्हाई द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देखना है तो हम लोग ग्राफिकली इस फैक्ट को जो भी देखा उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ढंग से, है ना। मान लो ये ले लिया अपन ने ग्राफ और इस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस अप्लाइड फोर्स F दिखा दिया,
F is the applied force. And along x axis, ये x axis है, and this one is y axis. x axis के अपॉन मान लो इधर ले लिया, along टाइम ले लिया, और ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ का नेचर कुछ यूं होगा, है ना। यूं ग्राफ अगर प्लॉट किया तो ग्राफ का नेचर ऐसा होगा, लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ पर सर्टेन पॉइंट ले लेते हैं। इस केस में हम लोगों ने क्या देखा, 6 न्यूटन तक जब लगा था फोर्स, जब 6 न्यूटन तक फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में था अप टू दिस, है ना। और ये वैल्यू कितना था, 6 न्यूटन। जब 6 न्यूटन का फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, ठीक है। और जब मोशन में इससे जैसे ज्यादा थोड़ा फोर्स हुआ कि अब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो जो मोशन में जब ऑब्जेक्ट सेट हो गया तो उस केस में जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो कम हो गया, है ना। मान लें कि ये सिचुएशन था, लाइक दैट, ठीक है। और यहाँ जो फोर्स लगा है दैट इज 5 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यानी मोशन में आ गया, तो ये फोर्स क्या हो गया, फोर्स घट गया, लाइक दैट, फोर्स यूं घट गया। और अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दिस मच, ठीक है। एक्चुअली यहाँ एरो नहीं डालना है अपने को, है ना, ये। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, है ना। ये क्या बता रहा है, इसी फैक्ट को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये अगर फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लिया और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है, 6 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में था, यहाँ तक बॉडी कहाँ है, रेस्ट में, और 6 पर अबाउट टू स्लाइड। अब इससे थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगेगा एट द वर्ज ऑफ मोशन, है ना, मोशन के किनारे, यानी इससे ज्यादा जैसे फोर्स लगा ये मोशन करने लगा। वंस द ऑब्जेक्ट इज सेट इनटू मोशन, जो मोशन में आ गया तो अब जो है अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन। अब कम फोर्स लगेगा, बॉडी कंटिन्यूज टू मूव, अब बॉडी मूव करता रहेगा, ठीक है। So what is limiting friction? Limiting friction is the maximum force of static friction which comes into play before a body just starts to slide, just start to slide. तो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। ना हम लोग को इसमें लॉज देखते हैं, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई समझ में, आई होप। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज एक्चुअली जो फ्रिक्शन है बोथ कौन कौन से, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये दोनों ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड है ना, कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका एक अगर अपन एक गुड अप्रोक्सीमेशन के लिए सर्टेन लॉज को ये फॉलो करता है, बट फॉर ए गुड अप्रोक्सीमेशन तो लॉज क्या है इसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉज ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन ये कहता है एक कि द फ्रिक्शनल फोर्स चाहे वो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना। किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड आल्सो द स्टेट ऑफ रफनेस, स्टेट ऑफ रफनेस, सरफेस कितना रफ है, जितना ज्यादा रफ होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। हालांकि इसका भी है कि फ्रिक्शन का कॉज क्या है, तो वन कॉज इज रफनेस, दैट इज ओल्ड व्यू, मॉडर्न व्यू में कहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, उसको भी बाद में डिस्कस थोड़ा करेंगे। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि रफनेस जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। और नेचर, ये जो फ्रिक्शन है बोथ कौन कौन सा, स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक और काइनेटिक, ये दो तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दोनों ही फ्रिक्शन नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर, आर पर डिपेंड करता है। आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, ये बोला था अपन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स
बिटवीन द टू सरफेसेस, इसको बोला अपन ने नॉर्मल रिएक्शन। तो आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन पर, आर क्या नॉर्मल रिएक्शन इनफैक्ट, और फ्रिक्शनल फोर्स बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक और काइनेटिक, ये दोनों नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, और नेचर पर डिपेंड करता है, दैट इज स्टेट ऑफ रफनेस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ये किधर लगता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट इज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगता है पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होता है ना। ये है लॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये नेचर पर डिपेंड नहीं करता, सॉरी नेचर पर डिपेंड करता है ना। फ्रिक्शनल फोर्स बोथ स्टैटिक और काइनेटिक दोनों डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। एक सरफेस यूं है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस पर फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन है अभी, जब तक रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये जो फ्रिक्शन है एक्चुअली बोथ स्टैटिक और काइनेटिक, अगर ऑब्जेक्ट मूव भी कर रहा है उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ये दोनों ही तरह का फ्रिक्शन नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, यहाँ जो सरफेस है ये मास m का कोई ब्लॉक है और ये एक सरफेस है जिस पर ये रखा हुआ है, तो दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ रफनेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। बोथ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे यहाँ देखा मैंने वेट होगा इसका mg और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा r, ठीक है। दैट इज सरफेस जो ब्लॉक पर लगाता है परपेंडिकुलर फोर्स उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है बोथ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, इट इज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट, सरफेसेस इन कांटेक्ट के पैरेलल लगता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है तो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक हो या काइनेटिक अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो ये था इसके बारे में। अब अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैग्नीट्यूड क्या होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का, है ना। कोई बॉडी है, मान लो कि कोई सरफेस वन ले लेते हैं, दिस वन कोई एक सरफेस है ना, और इस पर कोई बॉडी रखी हुई है, कोई मास रखा हुआ है, वही जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं है ना, m मास रखा हुआ है। इस पर डाउनवर्ड लगेगा वेट अगेन mg, कई बार लिख चुके अपन इस बात को, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, ठीक है। और अप्लाइड फोर्स मान लें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। नाउ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या था, मैक्सिमम वैल्यू एफसी से इसको डिनोट किया अपन ने, क्रिटिकल वैल्यू फ्रिक्शन का है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब जो है बॉडी जो है अभी तक रेस्ट में है, फोर्स लगाया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इससे ज्यादा अगर फोर्स लगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि जो एफ मैक्स है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटली फाउंड फैक्ट है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको मैंने एफ में लिखा था, एफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट देना पड़ेगा, एफ मैक्स को लिख दिया हमने एफ सी। व्हाट इज एफ सी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ म्यू एस लेते हैं इनटू आर, वेयर म्यू एस इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस म्यू एस को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो कोएफिशिएंट है ये सिंपली एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन
यहाँ इस फॉर्मूले से देख सकते हैं म्यू एस इक्वल टू व्हाट, एफ सी, यानी रेशियो है लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। म्यू एस इक्वल टू व्हाट, एफ सी अपॉन आर। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्स एक्चुअली, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसलिए ये क्या है, ये प्योर नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, है ना। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में जो सरफेस है उसके नेचर में, एंड द कंडीशन, कंडीशन किस कंडीशन में, अगर सॉलिड है, अगर उसमें पानी गिर गया है कुछ, तो फिर इसका वैल्यू बदल जाएगा, है ना। तो कंडीशन पर भी डिपेंड करता है और एक्चुअली नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे, एक्चुअली ये स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो गई, नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन देखा, हालांकि यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन की बात है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन को देखा एफ सी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये सरफेस है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है m, तो डाउनवर्ड वेट कितना लग गया, दैट इज mg लगेगा, और रिएक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो r होगा, है ना। तो ये रखा हुआ है, अभी रेस्ट में है ना। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, r इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है। अनदर सिचुएशन ले लेते हैं, मान लो इसका मास अपने m था, इस केस में मास इसका मान लो डबल कर दिया, 2m कर दिया, मास हो गया 2m। तो इस केस में वेट हो गया 2m इंटू जी, और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा r। अब ये r बराबर हो जाएगा 2mg के, यानी मास बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। और अगर एक थर्ड केस ले लेते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मान लो यूं ले लिया, ठीक है, और यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन लेना है अपने को, इंक्लाइंड प्लेन थोड़ा झुका हुआ है सतह से, यूं ऐसा ले लिया। अब इस पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये मान लें इंक्लाइंड प्लेन थीटा एंगल बना रहा है और ये सरफेस है, ठीक है। इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m, ठीक है। अब m मास है, ये मास है बॉडी का m। तो इस केस में देखो एक्चुअली जो वेट लगेगा, वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, ये हो गया वेट हो गया m मल्टीप्लाइड विथ g, mg, ठीक है। और जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि सरफेस ये जो सरफेस है, ये सरफेस लगा रहा है ब्लॉक पर, तो इसका जो डायरेक्शन होगा, चलिए इसके लिए शेप ले लेते हैं, तो इसका जो डायरेक्शन होगा कुछ यूं होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर लाइक दैट, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर ने देख लिया, ये लगा नॉर्मल रिएक्शन R, और ये एंगल कितना होगा, अगर इसको इधर रिजॉल्व कर दें अपन, यूं बढ़ा दिया, है ना, तो ये एंगल भी अपना थीटा होगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है, इसको यहाँ बढ़ा दो, है ना, तो ये 90 होता, है ना, यहाँ आ जाता तो ये एंगल 90, और ये एंगल कितना होता, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एंगल होता 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, तो ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो ये mg कंपोनेंट है दिस डायरेक्शन में, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mg ऑफ cos थीटा, ठीक है। अब mg ऑफ cos थीटा r से बैलेंस होगा, दैट इज यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो गया r इज इक्वल टू mg कोसाइन ऑफ थीटा, है ना। तो यहाँ आ गया mg cos थीटा, यहाँ हो गया 2mg, यहाँ हो गया mg, यानी मास बढ़ गया
तो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। बट कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो सरफेस पर डिपेंड करता है, तो इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा, है ना। ये सरफेसेस थे, इसके ऊपर मास था और यहाँ मास डिफरेंट पोजीशन में रखा इंक्लाइंड प्लेन में, तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग अब बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो मान लें कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, केस ये है सरफेस और इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास अगेन मान लिया अपन ने m, तो इस पर डाउनवर्ड लगेगा वेट लगेगा, दैट इज m इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज r, ठीक है। और अब अगर इस पर अप्लाई किया अपन ने फोर्स F और बॉडी मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से बॉडी मूव करने लगा, तो अब क्या लगेगा इस पे, अब लगेगा इस पे सरफेस के पैरेलल काइनेटिक फ्रिक्शन Fk, ठीक है। कोई बॉडी है जिसका मास m है, इस सरफेस पर ये रखा हुआ है ना, फोर्स लगाया टुवर्ड्स राइट, तो v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो अब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में, रिलेटिव मोशन है दोनों के बीच, तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, बट दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट ये कहता है जो मैग्नीट्यूड है काइनेटिक फ्रिक्शन का Fk, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Fk इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहाँ जो कांस्टेंट है वो म्यू k होता है, एंड म्यू k, दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, क्योंकि मोशन में आ गया ऑब्जेक्ट ना, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज इक्वल टू एफ के फोर्स, एफ के यस, ठीक है। हाँ, तो एफ के इक्वल टू दिस, दैट इज म्यू के इक्वल टू कितना हो गया, एफ के एंड डिवाइडेड बाई आर, दिस वैल्यू, ये वैल्यू हो गया coefficient of kinetic friction. Coefficient of kinetic friction is defined as the ratio of kinetic friction to the normal reaction. ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, so this is again unitless, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, it is just purely a number, एक नंबर होता है, और ये डिपेंड किस पर करता है, coefficient of kinetic friction, again static friction और limiting friction की तरह nature of the surfaces in contact, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप कि समझ में आया। और लास्ट एंड फाइनल इसमें है थोड़ी सी बात, अलग बाद में भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज उसको बोलेंगे अपन क्या, काज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन का काज क्या है एक्चुअली, काज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन में बात आती है, एक आता है ओल्ड व्यू और एक आता है मॉडर्न व्यू। तो ओल्ड व्यू ये कहता है कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज रफनेस, रफनेस कॉज है, जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ले जूते का सोल या टायर ये ज़्यादा रफ बनाए जाते हैं कि फ्रिक्शन उतना ज़्यादा मिले, और फ्रिक्शन को कम भी किया जाता है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल, फ्रिक्शन अपने लिए ज़रूरी भी है, और जरूरी है तो वहाँ बढ़ाते हैं, जैसे जूते का सोल है या फिर टायर है, इसका रफनेस बढ़ाते हैं फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, और घटाने के लिए लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, पाउडर यूज करते हैं, जैसे कैरम वगैरह खेलते हैं अपन, है ना। बॉल बियरिंग, मशीनरी पार्ट्स, है ना, उसमें ग्रीस मोबिल वगैरह लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो, ठीक है। इसलिए कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवल, एंड कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो ओल्ड व्यू है कि रफनेस, और मॉडर्न व्यू कहता है मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स। ये मॉलिक्यूलर फोर्स दो तरह के होते हैं, होता है कोएसिव फोर्स, कोएसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोएसिव मतलब को मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं कोएसिव फोर्स, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स।
तो इस फोर्स के कारण फ्रिक्शन होता है, क्योंकि ये देखा गया चलो रफनेस घटाया तो फ्रिक्शन घट जाएगा, बट एक्स्ट्रा स्मूथ यदि सरफेस हो गया, एक्स्ट्रा स्मूथ है ना, एक्स्ट्रा स्मूथ मतलब जैसे दो ग्लास प्लेट है, इसको यदि पास में रखेंगे अपन, प्लेन सरफेस है तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ये नोट की गड्डी जब नई हो तो आपस में सड़ जाता है, या बुक बिल्कुल नई हो तो उसके पेपर आपस में चिपक जाते हैं, है ना, पलटेंगे तो दो पेपर एक साथ निकल आते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा स्मूथ होता है अगर सरफेस तो फ्रिक्शन घट जाता है ना। तो यहाँ ये गलत हो गया, ऐसा नहीं है, दोनों ही व्यू सही है। ओल्ड व्यू इज रफनेस, मॉडर्न व्यू इज मॉलिकुलर फोर्स। तो आज इस क्लास में इतना ही। हम लोगों ने क्या पढ़ा, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Actually, friction is the retarding force which opposes the relative motion when one object या one solid surface on another solid surface जब मूव करता है, मोशन में होता है, या अटेम्प्टेड मोशन में, अबाउट टू मूव करने की कोशिश करता है, देन एक अपोजिंग फोर्स लगता है। ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगता है, पैरेलल टू द सरफेसेस लगता है, और ये दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और इस केस में हम लोगों ने देखा, एक्चुअली ये ग्राफ भी लिया है, इसको इंटरप्रेट किया कि जो जो फ्रिक्शन बढ़ाया, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग। अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाता है अप टू सर्टेन लिमिट। जो मैक्सिमम वैल्यू हो गया तो उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन द ऑब्जेक्ट is at the verge of motion, object is just about to slide। अब इससे ज्यादा जैसे ही फोर्स हुआ बस वो मूव करेगा। वंस द ऑब्जेक्ट इज सेट इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, देन काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आता है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसका वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ये ग्राफ में दिख गया अपने को, है ना। ग्राफ को इंटरप्रेट किया, द लॉज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, उसमें क्या क्या लॉज होल्ड करते हैं ये देखा अपन ने, है ना। जो फ्रिक्शन है, एक्चुअली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये नेचर ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ रफनेस पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट लगता है, अपोजिट डायरेक्शन लगता है अप्लाइड फोर्स के। एंड लॉज पढ़ा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अगर यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए एक्सप्रेशन लिखते तो एफ एस इज लेस देन, और दिस हो जाएगा म्यू एस आर, है ना, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो लिमिटिंग से कम होगा। लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक है, तो एफ एस इज लेस देन म्यू एस आर। एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, देन देखा अपन ने नॉर्मल रिएक्शन कैसे चेंज होता है, देन काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, दैट्स अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक्स।